मीडियम रॉबिन्स चैप्टर नंबर 1 आज की वीडियो का टॉपिक है मेंटेनिंग सेल पॉपुलेशन। और बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द सेल साइकिल। देखें, सेल साइकिल ऐसा टॉपिक है जो आपको हर सब्जेक्ट में टकरेगा, चाहे वो पैथोलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, फार्माकोलॉजी हो, मेडिसिन हो, बिकॉज ये जो सेल साइकिल है इट टॉक्स अबाउट कि इफ दिस इज अ सेल फॉर एग्जांपल, ये अपने पूरे लाइफ के किस स्टेज पर है, एंड देयर आर सम स्टेजेस। सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, देयर इज अ फेज वेयर सेल्स डिवाइड एंड दिस इज नोन एज सेल डिवीजन। तो ये तो सबको पता है कि माइटोसिस किस तरह से होती है कि देयर इज वन सेल एंड इट डिवाइड्स इनटू टू सेल्स एंड दिस इज नोन एज माइटोसिस, and both these cells have similar number of chromosomes as that of the parent cell. So this is called the parent cell, and these little ones which are newborn, they are known as daughter cells. अब ये मुझसे नहीं पूछ लेना यार आप लोग के son cell क्यों नहीं कहते हैं इनको. Anyways, these are the daughter cells, okay? So that's the mitosis algorithm. And if we are talking about meiosis, then there is a cell and it divides into 4 different cells, 1, 2, 3 and 4. और ये जो daughter cells अब 4 बने हैं, इनके chromosome number half होते हैं as compared to the parent cell. तो जब सेल डिवाइड होता है, ये सारा डिवीजन, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन इज बेसिकली दिस पार्ट ऑफ सेल साइकिल. तो सेल साइकिल का एक पार्ट है सेल डिवीजन, ओके? लेकिन इससे पहले भी बहुत कुछ हो रहा होता है. सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ सिंथेसिस फेज ऑफ अ सेल, यानी जब किसी सेल को डिवाइड होना होता है तो उसके क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं. एंड दैट मेक सेंस ना. अगर मैं ये सेल देख रहा हूँ यहाँ पे और फ्यूचर में सेल को डिवाइड होना है तो ऑब्वियसली इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है इट हैज़ टू डुप्लीकेट इटसेल्फ, क्योंकि अगर ये माइटोसिस करेगा तो इससे 2 न्यूक्लियस बनेंगे और इन दोनों न्यूक्लियस में अगर इसमें 46 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम जाने हैं और इसमें भी 46 क्रोमोसोम जाने हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेरेंट सेल है इसको अपना क्रोमोसोमल मटीरियल डबल करना होगा. इट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाई 2 ताकि इन दोनों सेल्स को ये दे सके. तो ये बेसिकली प्रिपरेशन है माइटोसिस और सेल डिवीजन के लिए. सो इस प्रिपरेशन फेज को कहते हैं एस फेज. फिर एक आता है देयर इज अ कॉल्ड गैप 2 फेज, G2 फेज. इस फेज में जो यहाँ डीएनए मटेरियल डबल किया जाता है उसको चेक करते हैं बेसिकली कि कोई उसमें डैमेज डीएनए तो नहीं है, कोई उसमें ऐसा पीस ऑफ डीएनए तो नहीं है जो डुप्लीकेट नहीं हुआ, बिकॉज दीज क्रोमोसोम्स हैव टू बी एग्जैक्टली सिमिलर इन द पेरेंट एंड द डॉटर सेल्स. तो इसको गैप 2 फेज कहते हैं चेकिंग को. और देयर इज ऑल्सो अ गैप 1 फेज जिसमें द सेल स्टार्ट्स एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर एस फेज. इसमें देयर आर सेंट्रोसोम की डुप्लीकेशन, देयर इज सम मास ऑफ द सेल विच इंक्रीजेस. सो गैप 1 फेज, देन प्रॉपर सिंथेसिस फेज जिसमें क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है, देन गैप 2 फेज जिसमें डीएनए एरर्स चेक होते हैं, and then the cell division happens. And many of the cells in the body are present in G0 phase. G0 phase का मतलब ये है कि they have decided not to divide. And many of the cells remain in this phase for the rest of their life. So for example, neurons जो हैं आपकी बॉडी में, most of them, they are always in the G0 phase. They never enter the cell cycle. यानी अगर मुझसे आप पूछेंगे सेल साइकिल क्या है, तो सेल साइकिल एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसके जरिए सेल डिवाइड होता है, 1 से 2 सेल बनाता है. सो दैट्स व्हाट इज सेल साइकिल. अब अगर किसी सेल ने डिवाइड ही नहीं होना तो वो सेल साइकिल में एंटर ही नहीं होता, वो हमेशा किस में रहता है, G0 फेज में. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है. अब यहाँ पे बहुत सारी ना ड्रग्स काम करती हैं. कैंसर सेल में क्या होगा, सेल साइकिल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड होंगे, तो कैंसर सेल्स में आपको सेल साइकिल को रोकना पड़ेगा. सो देयर आर ड्रग्स जो इस पॉइंट पे ब्लॉक करती हैं, देयर आर ड्रग्स जो इस पॉइंट पे ब्लॉक करती हैं, वो सब कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स हैं. सो सेल साइकिल की मेडिसिन और फार्माकोलॉजी में बड़ी रेलिवेंस है. ठीक है, सो सेल साइकिल का ये टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. सेल प्रोलिफरेशन is fundamental to development and maintenance of steady state tissues, homeostasis, replacement of dead cell and damage. So सेल का डिवाइड होना और सेल का प्रोलिफरेट करना इज अ बेसिक प्रोसीजर. कहीं आपकी बॉडी में सेल डिवाइड होने, कहीं भी कोई इंजरी हुई है, कहीं भी कोई रीजनरेशन होनी है, कोई टिश्यू रिपेयर होना है, सो सेल प्रोलिफरेशन का प्रोसेस चाहिए. और इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि सेल साइकिल के स्टेप्स क्या हैं. द की एलिमेंट्स ऑफ द सेलुलर प्रोलिफरेशन आर एक्यूरेट डीएनए रेप्लिकेशन. देखें वर्ड, देखें क्या यूज हो रहा है, एक्यूरेट डीएनए रेप्लिकेशन. यहाँ पे ऑप्टिमल या सब ऑप्टिमल या अप्रॉक्सीमेट नहीं, एक्यूरेट. यानी जो डीएनए पेरेंट में था क्रोमोसोम्स में, एग्जैक्टली वही डुप्लीकेट होके जाना है डॉटर सेल्स में. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो डीएनए हैज टू बी रेप्लिकेटेड. ऑल्सो सम ऑफ द ऑर्गेनेल्स have to be transformed to the daughter cells. ठीक है, the sequence of events that result in the cell division are all known as cell cycle. यानी cell division के जो सारे different steps हैं, इन सबको क्या नाम हम देते हैं, cell cycle. It consists of a gap 1 phase,
there is a synthesis phase, S phase, which is important for DNA synthesis. Then there is a gap 2 phase, जिसमें checking होती है DNA की, and then the division phase, which is called the M phase. So 4 phases में आप इसको usually divide कर सकते हैं: gap 1, S, gap 2, and M. Okay, cells can enter gap 1 either from G0. G0 वो cells हैं जो divide नहीं हो रहे, so they are not actively cycling and they are in G0 state. तो G0 से there can be stimuli here, कोई growth factors हैं या there are certain stimuli जो G0 के cells को start करा देते हैं divide कराना. So G0 से वो enter हो गया gap 1 phase में. ठीक है, each stage requires completion of previous steps. यानी G2 उस वक्त तक नहीं होगा जब तक S complete नहीं हो गया. यानी ऐसा नहीं है कि ये सेल जो है कभी एस फेज में जा रहा है कभी एम फेज. नो, इट हैज टू बी दिस सीक्वेंस. दैट इज नंबर 1 स्टेप G1, दैट इज नंबर 2 S phase, this is number 3 gap 2, and this has to be number 4 mitosis. So this is always the sequence of events. Okay, now the cell cycle is regulated by numerous activators and inhibitors. So obviously this is a very complex phenomena. बहुत सारे proteins हैं जो इसको speed up करते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो इसको हार्नेस करते हैं, रोकते हैं. सो देयर आर एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स ऑफ सेल साइकिल जो आपको पता होने चाहिए. सो सेल साइकिल प्रोग्रेशन इज ड्रिवन बाय प्रोटीन्स व्हिच आर नोन एज साइक्लिन प्रोटीन्स. They are named for the cyclic nature of the production and degradation, and cyclin associated enzymes which are called cyclin dependent kinases. So cyclins and CDKs, they are the major players if you look at this diagram. So they are the major players. You see cyclin, and cyclin dependent kinase. So that are the major drivers of a cell cycle. Cyclin dependent kinase, CDKs, acquire the ability to phosphorylate protein substrates by forming complexes with relevant cyclins. Transiently increased synthesis of particular cyclin lead to increased kinase activity of the appropriate CDK binding partner, and as the CDK completes its round of phosphorylation, the associated cyclin is degraded and CDK activity abates. So ये cyclin activate होता है, phosphorylation करवाता है, CDKs के साथ incorporate होता है और फिर ये degrade हो जाता है, फिर दोबारा activate होता है. So because it is a cyclic nature, that's why these are called cyclins. अभी मैं diagram पे ये बात मज़ीद समझाता हूँ. So more than 15 cyclins have been identified. So for example, cyclin D, cyclin E, A, B appears sequentially during the cell cycle and bind to one or more CDKs. The cell cycle does resemble a relay race in which each leg is regulated by a distinct set of cyclins. As one collection of cyclins leaves the track, the next takes over. आपने वो रेस देखी है कि वो इस तरह से भाग रहे होते हैं, एक बंदा है, इसके हाथ में कोई चीज़ है, वो भाग रहा है, आगे दूसरा इसका जो साथी है वो इंतजार कर रहा है, यहाँ तीसरा साथी इंतजार कर रहा है. So what happens कि ये भाग अपना डंडा इसके हाथ में देता है, अब यहाँ ये वाला रुक जाता है और यहाँ से ये भागना शुरू करता है. So that's, और ये फिर रेस लाइन तक पहुँचता है. So that's a team effort और इसे हम कहते हैं रिले रेसिंग. So ये रिले रेसिंग टाइप की तरह साइक्लिन्स हैं. बेसिकली हो ये रहा है कि the cyclins are binding with the cyclin dependent kinases, और ये जो इनका combination है, and there are different types of cyclins. You can see cyclin A, cyclin D, there are more. They bind with their relevant cyclin dependent kinase. So for example, cyclin D can bind with CDK4 as well as CDK6 and many others. And as a result of this binding, phosphorylation of the proteins happens. So ये RB protein है which is then phosphorylated because of this interaction. Cyclin और cyclin dependent kinases के interaction से इस protein का phosphorylation होगा. जैसे ही phosphorylation होगा, चीजें trigger होना start हो जाएंगी, cell cycle proceed करेगा. Cyclin B bind करता है cyclin dependent kinase 1 के साथ, and it helps in the transformation of the cell from G2 to M phase. So हर step को आगे बढ़ाने के लिए there are proteins, cyclins and cyclin dependent kinases. Okay, embedded in the cell cycle are surveillance mechanisms primed to sense DNA and chromosomal damage. The quality checkpoints ensure that the cell with the perfect genetic duplication completes the cell cycle. Otherwise, if there is any imperfection found during the S phase में यहाँ पे chromosome replicate होगा. So अगर chromosomal replication में कोई मसला है, which will be identified in the gap 2 phase, यहाँ cell cycle inhibit हो जाएगा. ये cell divide नहीं करेगा because we don't want our daughter cells to receive mutated DNA. Okay, therefore the G1 to S checkpoint monitors the integrity of the DNA before irreversibly committing cellular resources to DNA replication. Now that is the beautiful sentence. देखो DNA replication कहाँ होनी है?
एस फेज में होनी है। अब ये एक सेल है जो डिसाइड कर रहा है कि मैं डिवाइड करूंगा, तो अगर ये सेल G1 फेज में है या G0 फेज में था, G0 से कोई स्टिमुलस इसको मिला, कोई ग्रोथ फैक्टर, और अभी G0 फेज से G1 में चला गया, गैप 1 में, और गैप 1 फेज में ये प्रिपरेशन कर रहा है, और अब इसको जाना है नेक्स्ट फेज में जो कि सिंथेसिस है। क्रोमोसोम डिवाइड होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, अपना जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करेंगे। तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है, और अगर एक दफ़ा ये प्रोसेस शुरू हो गया तो फिर सारी रिसोर्सेज अलाइन कर दी जाएंगी क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन के लिए, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन एस फेज। लेकिन पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि जो डीएनए सेल में मौजूद है कहीं ये बेकार तो नहीं हो गया, कहीं इसमें म्यूटेशंस तो नहीं है, कहीं इसमें कोई एरर्स तो नहीं है। सो G1 से S के दौरान ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले इट इज़ वेरी वेल चेक्ड, that is the sentence here, कि G1 to S checkpoint monitors the integrity of the DNA before irreversibly committing the cellular resources to DNA replication। क्योंकि एक दफ़ा S में चला गया तो रेप्लिकेशन होनी है ना, तो G1 में अच्छे से DNA को चेक किया जाता है, पेरेंट सेल के DNA को, और फिर लेटर इन द साइकिल जब G2 से M में जाते हैं, यहाँ भी चेक पॉइंट्स हैं, दे इंश्योर दैट देयर हैज़ बीन एक्यूरेट DNA रेप्लिकेशन। सो अच्छा, चेक पॉइंट में बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, चेक पॉइंट का मतलब है साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ठीक है। हर कन्वर्जन पर, यानी G1 से S की कन्वर्जन पर देयर इज अ चेक पॉइंट, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का इंट्रैक्शन। फिर G2 से M की कन्वर्जन पर, इस स्टेज पर देयर इज दिस चेक पॉइंट। इस चेक पॉइंट का काम है ये देखना कि सारा डीएनए जो है वो ठीक ठाक डिवाइड हुआ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ ये देखा जाएगा इस फेज में कि डीएनए पेरेंट सेल का ठीक था, इसको डिवाइड करने की इजाजत दें या ना दें। अब एक दफा जब डिवाइड हो गया तो ये चेक किया जाएगा कि सही से रेप्लिकेट हुआ भी है जेनेटिक मटेरियल के नहीं। सो आपको हर स्टेप के चेक पॉइंट का रोल पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, when cells do detect DNA irregularities, checkpoint activation delays the cell cycle progression and it makes sense। अगर irregularities हैं तो डिले कर दो सेल साइकिल को, ताकि डीएनए रिपेयर किया जा सके। अगर वो रिपेयरेबल चेंजेस हैं तो वो रिपेयर हो जाएगा, वरना प्रोसेस को वहीं रोक दिया जाएगा एंड सेल विल नॉट डिवाइड। ओके, enforcing the cell cycle checkpoints is the job of cyclin dependent kinases inhibitors. They accomplish this by modulating CDK cyclin complex activity. There are several of CDKIs, one family composed of 3 proteins called P21, P27 and P57. So ये इनके P वाले नाम हैं, and they also have the names like cyclin dependent kinase, N1A, N1B and N1C. Okay, they broadly inhibit multiple cyclin dependent kinases. Another family of cyclin dependent kinase inhibitors, अब ये वर्ड समझ रहे हो ना, ये जो इनहिबिटर्स हैं दे विल इनहिबिट द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज मैकेनिज्म्स, तो इनको ये इनहिबिट करेंगे। सो देयर इज इंटरेक्शन ऑफ साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस, और फिर इस प्रोसेस को इनहिबिट, पूरी बॉडी में सिस्टम यही है, देयर आर एक्टिवेटर्स एंड देन देयर आर इनहिबिटर्स। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनहिबिटर्स। एक फैमिली है P21, 27, 57 की, देन देयर इज अ फैमिली P15, 16, 18 and 19, then there are defective CDKI checkpoint proteins allows the cell with damaged DNA to divide, resulting in mutated daughter cell. Now that's a very important point कि अगर देखें, अगर मुझे इस प्रोसेस को रोकना है, सेल डिवीजन के प्रोसेस को रोकना है, तो मुझे ये साइक्लिन वाइक्लिन का इंटरेक्शन रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये काम कर रहा है तो सेल प्रोसीड कर जाएगा माइटोसिस फेज में और डिवाइड कर जाएगा, 2 डॉटर सेल बन जाएंगे डिफेक्टिव डीएनए के साथ। तो मुझे एक स्टेज पे अगर इफ दिस इज रियलाइज्ड कि इस यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या जेनेटिक रेप्लिकेशन इज द ट्रू वर्ड, जेनेटिक मटेरियल जो रेप्लिकेट हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है, उसमें एरर है। अब जब एरर है तो मुझे इस प्रोसेस को रोकना है। जब मुझे इस प्रोसेस को रोकना है तो मुझे साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस के इंटरेक्शन को रोकना है। इसको रोकना है का मतलब ये है कि मेरे पास ये सीडीके इनहिबिटर्स फर्स्ट क्लास काम करने चाहिए, दे शुड बी फुल्ली फंक्शनल, क्योंकि जैसे ही इनको सिग्नल मिले ये सारा प्रोसेस यहाँ रुक जाए। क्यों रुक जाए? क्योंकि यहाँ पे डिफेक्टिव डीएनए था, ये डीएनए काम का नहीं है, इस डीएनए को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, सेल डिवाइड नहीं होने चाहिए, तो इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए इनहिबिटर्स काम करने चाहिए। अगर देयर आर डिफेक्टिव इनहिबिटर्स then this will proceed even with the damaged DNA, and this is something that we don't want. We don't want the damaged DNA to get into the daughter cells, therefore it has to be stopped. In order for this to get stopped, CDK inhibitors should be working. So if there is any problem within CDKIs, if there are defective CDKIs,
then the cells will divide with the damaged DNA. So I hope you get all these points, okay? An equally important aspect of cell growth and division is biosynthesis of other cellular components which are needed for the daughter cells. Thus, when growth factor receptor signaling stimulates cell cycle progression, it also activates events that promote changes in the cellular metabolism. So that's understandable. Now what they're saying is कि जब यहाँ एक cell divide करना decide कर लेता है, तो जाहिर है मैंने आपको बताया कि cells usually this cell is sitting, say for example is G0 phase, और कोई growth factor आके bind करता है and it enters into G1 phase, और G1 से it will go into S phase and then mitosis, and not mitosis, G2 phase and then mitosis. So ये सारा process सिर्फ DNA को replicate नहीं कर रहा. There are so many other proteins which have to be duplicated, तो वो signaling भी start हो जाती है. Okay, so with this concept, let us move on to another very important concept of cell proliferation, which is related to stem cells. Now, not all the stem cells are created equal. During development, there are totipotent stem cells which can give rise to any type of cell. So these are special cells. Bone बनानी है, bone बना देंगे. Cartilage बनाना है, cartilage बना देंगे. Very beautifully designed cells. They are called totipotent cells. Okay. In the mature organism, adult stem cells in various tissues only have the capacity to replace the damaged cell. यानी वो सब कुछ नहीं बना सकते. अगर bone में कोई damage हुआ है तो bone ही के cell बनेंगे. And they therefore maintain the cell population. There also are population of stem cells between these extremes with varying capacity. यानी एक extreme ये है कि ऐसा stem cell है जो कुछ भी बनाएगा, bone, muscle, जो चीज़ बोलो. दूसरी तरफ ऐसा stem cell है जो सिर्फ अपना parent tissue बनाएगा. तो ये दो extremes हैं. And between these extremes there are also stem cells with varying capacities, जो particular stimuli मिलने पर various types of tissues भी बना सकते हैं. In normal tissue, which जब हम कहते हैं normal tissue, हमारा मतलब ये without neoplasia, there is a homeostatic equilibrium between the cell replication, self-renewal, differentiation. Obviously, the body lives in an equilibrium. The dynamic relationship between the stem cell and terminally different. So this is not an important discussion going on. Under conditions of homeostasis, stem cells are characterized by two important properties. Number one, self-renewal. यानी जो अगर आप हेमेरोपोएटिक stem cell की example ले लें, जो bone marrow में है, ये divide होके अपने आप को खुद भी अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं. And this is very important. इनका नंबर बढ़ेगा तो आगे पूरा हेमेरोपोएसिस का प्रोसेस होगा. दूसरी इनकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिमेट्रिक डिवीजन. एसिमेट्रिक डिवीजन का मतलब ये है कि इट रेफर्स टू सेल रेप्लिकेशन इन विच वन डॉटर सेल एंटर्स अ डिफरेंशिएशन पाथवे and give rise to mature cell, whereas the other remains undifferentiated and retain itself as a self-renewal यानी एक stem cell है, ये इस तरह डिवाइड होगा कि ये एक अपने ही जैसा stem cell बना लेगा और दूसरा जो इसका सेल बनेगा वो आगे ब्लड बनाना फॉर एग्जांपल शुरू कर देगा. So this is called asymmetric type of division. That is a very important property of stem cells, by the way. अगर ये नहीं होता तो stem cells से नए टिश्यूज बन ही नहीं सकते थे. Although there is a tendency in scientific literature to partition stem cells into several types, for example, embryonic stem cells, they are most undifferentiated. यानी इनको देख के आप बता नहीं सकते कि ये कौन सा टिश्यू बनाएंगे. They are present in the inner cell mass of the blastocyst embryo, and they are therefore totipotent because they can make anything. Okay, embryonic stem cells can be maintained by extended period without not important discussion. The other category of stem cell which is usually identified is known as the adult stem cell. So one is called embryonic stem cell, the other one is known as adult stem cell. They are found in intimate association with the differentiated cells in a given tissue. So for example, if you are talking about stomach, मैं ऐसे एक example ले रहा हूँ. Stomach के अपने mature cells हैं और कहीं कहीं बीच में कुछ cells ऐसे हैं which are stem cells, जो अगर ज़रूरत पड़ी तो स्टमक के नॉर्मल सेल्स को रेप्लिकेट करके उसमें डिफरेंशिएट हो जाएंगे एंड दे विल रीप्लेस द नॉर्मल सेल्स विच आर लॉस्ट. ओके, सो इनका काम है मेंटेनिंग द सेल पॉपुलेशन. दे आर नॉर्मली प्रोटेक्टेड within a specialized microenvironment called stem cell niches. यानी ये कहीं कहीं बीच बीच में होते हैं. They are well protected but not so important at this moment, क्योंकि जब हम सर्जरी में रीजनरेशन पढ़ेंगे तभी जिक्र दोबारा आना है. But anyway, since ये लिखा है तो मैं पढ़ रहा हूँ. Such niches of stem cells have been demonstrated in many organs, such as in bone marrow, जहाँ पे hematopoietic stem cells होते हैं जो blood cells बनाते हैं. Other examples include hair follicles. आपके बाल बड़े होते रहते हैं, खूबसूरत बाल, because यहाँ अंदर stem cells मौजूद हैं. कॉर्निया में ये मौजूद हैं, गट में मौजूद हैं, लिवर में मौजूद है, ब्रेन में मौजूद. So there's so many areas जहाँ ये adult stem cells मौजूद होते हैं. Okay, they have a limited repertoire of differentiated cells and they can generate. Thus, although adult stem cells can maintain tissues with high or low cell turnover,
The adult stem cells in any given tissue can usually only produce cells that are normal content of that tissue. Point ये है कि जो adult stem cells हैं उनकी जो differentiation capacity है वो limited है. यानी totipotent cell ऐसा होगा, ये cell ऐसा होगा totipotent cell या embryonic stem cell, भाई ये जो है ना ये cartilage भी बना सकता है, ये bone भी बना सकता है, ये muscle भी बना सकता है, इसको जो चीज़ का signal मिलेगा ये बना देगा. लेकिन एडल्ट स्टेम सेल ऐसा है कि अगर एडल्ट स्टेम सेल बोन में है तो ये बोन मैरो ही के सेल्स बनाएगा, अगर ये लिवर में है तो ये लिवर ही के सेल्स बनाएगा. ऐसा समझ में आती है बात? So hematopoietic stem cells are the most extensively studied. They continuously replenish also. ये सारी वही बात हो रही है जो भी हम कर रहे थे, okay? And because they are rapidly dividing, they are also a target of radiotherapy and chemotherapy, because this is what these drugs do. These drugs, the chemotherapeutic drugs, they work on cell cycle, and cell cycle उन cells में बड़ा active होगा जो बहुत तेजी से divide हो रहे हैं, और hematopoietic stem cells are rapidly dividing cells. So point ये है कि जो rapidly dividing cells हैं उनमें चूंकि cell cycle काफी active है, तो chemotherapeutic drug, अब ट्यूमर में भी तो यही होता है. एक कैंसर सेल इज रैपिडली डिवाइडिंग सेल, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16. दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ ट्यूमर सेल. तो कीमोथेरेपेटिक ड्रग यहाँ ट्यूमर सेल्स में पहुंचकर दे ट्राई टू इनहिबिट द सेल साइकिल, ताकि भाई रुक जाओ, मजीद डिवाइड ना हो, कैंसर रुको. लेकिन कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स बड़ी नॉन स्पेसिफिक होती हैं, वो बॉडी में जाकर हर उस सेल को रोकती हैं जो सेल साइकिल का पार्ट है, जो डिवाइड हो रहा है. अब वो डिवाइड होने वाले सेल हेयर फॉलिकल्स भी हैं, वो डिवाइड होने वाले सेल आपके बोन मैरो में भी हैं. सो इसीलिए कीमोथेरेपी का जब डोज देते हैं किसी पेशेंट को, तो उस पेशेंट के हेयर लॉस भी होता है, द पेशेंट्स गो बॉल्ड, एंड ऑल्सो दे गेट इन्फेक्शंस बिकॉज उनका बोन मैरो सप्रेस होता है, तो इम्यूनिटी डाउन होती है, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ओके, बिकॉज ऑल रेप्लिकेटिव सेल्स ऑफ द बॉडी दे आर डैमेज्ड, राइट? So, besides hematopoietic stem cells, the bone marrow also contains a population of mesenchymal stem cells. These are multipotent cells that can differentiate a variety of stromal tissues such as cartilage, bone. So this is another category of cell which are heavily practicing the cell cycle. Then there is a concept of regenerative medicine, because this is nowadays being used quite a lot. The ability to identify, isolate, expand and transplant stem cells has given birth to a new field of regeneration. So for example, एक बंदा है जिसमें degenerative bone disease है, तो आप अगर उसकी बॉडी में किसी तरह ऐसे सेल्स डाल दें जो बोन के स्टेम सेल्स हैं, तो क्या ख्याल है, ये यहाँ जाके बोन बनाना शुरू कर देंगे. So that sort of thing is known as regenerative medicine. Theoretically, the differentiated progeny of the embryonic stem cells or adult stem cells can be used to repopulate the damaged tissue. So, अगर किसी को for example Alzheimer's है, या किसी को किसी वजह से न्यूरोनल degeneration है, या किसी और part of the body की degeneration है, और आप उसी organ के stem cells body में transplant कर दें, so ideally वो organ repopulate हो जाना चाहिए, normal cells बन जाने चाहिए उसमें. ये concept है regenerative medicine का. Now, more recently, it has been possible to generate pluripotent stem cell resembling the embryonic stem cell that are derived from the patients into whom they will be implanted. So that is the self-implantation procedure. उसी patient के cells को in a dish, patient के सेल निकालते हैं, उनमें जेनेटिक चेंजेस भी की जा सकती हैं, रीप्रोग्रामिंग की जा सकती है, और टिश्यू कल्चर में उनको चेंज करके अब ये स्पेशल इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बन गए. फॉर एग्जांपल, हमने इन सेल्स को रीप्रोग्राम किया है कि भाई आपने जाकर के एक्टोडर्म बनाना है, या मेसोडर्म बनाना है, या एंडोडर्म बनाना है, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड रीपर्पस्ड या रीप्रोग्राम्ड स्टेम सेल्स, या इनका मोर साइंटिफिक नाम है प्लूरिपोटेंट विच आर इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, IPS. Okay, so such cells are known as induced pluripotent stem cells. They are generated because these cells are derived from the patient. Their differentiated progeny can be engrafted without any immunological mediated reaction. So अगर किसी और बंदे का, if this is person A and this is person B, इसके stem cell निकाल के मैं इसमें डालूंगा, then there will be a chance of rejection. सारे immunological reactions start हो सकते हैं. But if this is person A, इसी के cells को निकाल कर, stem cells को reprogram करके वापस इसमें डाल दिया जाए, तो rejection या immunological reaction तो नहीं होगा, because all is self-transplantation. What I'm doing is reprogramming the cells.
अब आप सोचें ना, ये एक तहलका खेज चीज हो सकती है। इंसुलिन को सब जानते हैं, इंसुलिन बीटा सेल्स से बनता है पैंक्रियाज में। अब अगर ये सेल्स डीजेनरेट हो गए, लेकिन आप उस बंदे में ऐसा स्टेम सेल डाल दो जाकर के बीटा सेल बनाना शुरू कर दे, तो इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा, डायबिटीज का मसला खत्म। सो ये थियोरेटिकली बड़ा जबरदस्त लग रहा होता है। It's looking like so beta cells का यहाँ जिक्र किया भी इन्होंने। It's theoretically looking fantastic, but it does not work 100% of the times because we are not so successful yet to do this। यानी सुनने में बड़ा ही mesmerizing लगता है कि स्टेम सेल यू निकालो, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। इसकी सक्सेस रेट 100% नहीं है। Okay, so that's the concluding remarks, the survey of the selected topic। ये पूरे चैप्टर का concluding remark है। Chapter 1 आज हम finish कर रहे हैं। It was a long chapter. I think I've made 5-6 different small videos for this, but we covered different topics in cell biology, which is very important for our later discussion of the whole pathology. Students should, however, remember that this summary is intentionally brief and more information about some of the topics will come later on. So मेरा suggestion आपको ये है कि Chapter 1 जरूर सारी वीडियोस एक साथ देख लो, बिंज वॉच करो सारी वीडियोस को, पूरा चैप्टर एक साथ कवर करो ताकि आगे पैथोलॉजी ठीक से समझ आए। ठीक है भाई, चलो अपना ख्याल रखना यार, फिर मिलता हूं आपसे। टेक केयर।